क्या आपको पता है एप्पल 2 जब बन रहा था तो स्टीव जॉब्स को उस कंप्यूटर का कलर बेज रखना था। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं बेज कलर। फिर जब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर कंपनी के पास गए तो उस कंपनी ने स्टीव को बेज कलर के 2000 शेड्स दिखाए कि पसंद करो कौन सा कलर आपको रखना है। लेकिन स्टीव जॉब्स को उन सभी शेड्स में एक भी पसंद नहीं आया और आखिर में वे खुद उस कलर का शेड कहीं से लेकर आए, तब जाकर एप्पल 2 का कलर डिसाइड हुआ। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो इंसान एक कलर के शेड में इतनी परफेक्शन दे सकता है, इतनी आत्मा डाल सकता है अपने काम में, तो वो अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पर कितना काम करता होगा, कितना काम किया होगा, किस हद तक अपनी जान डाली होगी। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखने वाले वॉल्टर आइजैक्सन ने स्टीव जॉब्स के बारे में बताया कि स्टीव जब इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे तब स्टीव को खुद को पता होता था कि इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, वो इतना खोलकर नहीं देखेंगे, अंदर भी और बाहर भी जो कलर होता है इतना ध्यान नहीं देंगे वो। लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन के साथ में काम करते थे, जबकि उनको पता था कि ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे थे। इतना ही नहीं, एप्पल के एड पार्टनर ली क्लोर ने बताया कि जब अमेरिका में एप्पल के रिटेल स्टोर्स नए नए ओपन हुए थे तब स्टोर के वॉशरूम के बाहर जो साइन बोर्ड लगा हुआ था उसमें यूज होने वाला ग्रे कलर के शेड को डिसाइड करने में आधा घंटा लगा लिया था। इन सब बातों से उनके परफेक्शन का अंदाजा लगा सकते हो। और उनके इस परफेक्शन के चक्कर में न जाने कितने लोगों के साथ में तो आर्ग्यूमेंट होते थे। लोग बहस करते थे कि यार ये कैसे कर रहे हो आप इतना टाइम यहाँ क्यों दे रहे हो। वो जो बहस करता था उसका आखिरी दिन होता था उस कंपनी में। स्टीव जॉब्स एक वैसे थे जो कहते थे कि ये इसी तरह से होना चाहिए, ये ऐसा ही बनना चाहिए, ये परफेक्ट तरीके से ही बनना चाहिए। कोई भी इंसान आर्गुमेंट करता उसमें कि यार ये पॉसिबल नहीं है तो उसका आखिरी दिन होता। स्टीव जॉब्स कितने पैशनेट थे अपने काम को लेकर उसके बारे में बात करते हैं। 4 अक्टूबर 2011 को आईफोन 4S की अनाउंसमेंट हुई थी और उसी दिन एप्पल की पार्टनर कंपनी सॉफ्टबैंक के सीईओ मासायोशी सन एप्पल के हेडक्वार्टर टीम कुक से मीटिंग के लिए गए थे। मीटिंग के दौरान टीम कुक के पास में एक कॉल आया और टीम कुक ने सन को कहा कि मुझे जाना होगा। और जब सन ने टीम कुक से पूछा कि मीटिंग को बीच में छोड़कर कहां जा रहे हो आप, ऐसा आपका क्या काम पड़ गया, तो टीम कुक ने कहा कि मेरे बॉस जो स्टीव जॉब्स है, मेरे बॉस मुझे एप्पल के नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। और उसके अगले ही दिन 5 अक्टूबर को स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो अपने काम को लेकर कितने पैशनेट थे कि मौत से एक दिन पहले तक वो काम कर रहे थे, जबकि उनको कैंसर था और उनको पता था कि उनकी डेथ बहुत जल्दी होने वाली है। अब बात करते हैं किस तरह से स्टीव जॉब्स अपना काम पूरा हो जाने के बाद भी कॉन्टिन्यूसली 100% देते थे। 2007 में एप्पल ने अपना पहला स्मार्टफोन आईफोन 2G लॉन्च किया था, जिसके सॉफ्टवेयर से लेकर के बॉडी डिजाइन को स्टीव जॉब्स ने खुद डिजाइन किया था। जो पहला फुल स्क्रीन स्मार्टफोन था जिसमें उस टाइम का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 1 था और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट में दूर दूर तक कोई मुकाबला करने के लिए कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं। स्टीव जॉब्स को यह पता था कि इसका मुकाबला करने लायक प्रोडक्ट बनाने में दूसरी कंपनीज को 2 से 3 साल और लग जाएंगे और वो आईफोन 2G को ऐसे ही बेच सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हर बार उसके बेस्ट से बेस्ट वर्जन्स निकाले क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर खुद को ही मानते थे। वो जब बेस्ट काम कर रहे थे तब उनका कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं उस वक्त, लेकिन तब भी वो और बेस्ट बन रहे थे। मतलब जो कॉम्पिटिटर हो गए उनके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो हमें अचीव करने दो, फिर आप और बेस्ट करना। स्टीव जॉब्स का मानना था कि प्रोडक्ट को इतना ज्यादा अच्छा दिखाने वाला बनाना चाहिए कि उसको यूज करने वालों को उससे प्यार हो जाए, उसकी डिजाइन से प्यार हो जाए। मतलब उनका यह मानना था कि फोन उनके हाथ में हो, जो वो डिजाइन बना रहे हैं लोग यूज करें तो उसको चाटे, लोग उसकी डिजाइन को ना देखे चाटे उसको। वो बुरी दिखने वाली चीज होती थी, जो भी जिसकी डिजाइन अच्छी नहीं है उसको अपने पास आने तक नहीं देते थे, चाहे मरना कबूल हो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2009 में जब जॉब्स का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और उन्हें होश आया तब उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क को उतार कर तोड़ दिया और डॉक्टर से कहा कि उनको यह मास्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसकी डिजाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया और वो उसे नहीं पहनेंगे। जबकि उस टाइम अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे थे, वो ऐसी कंडीशन थी उनकी। और उसी टाइम उन्होंने डॉक्टर से 5 अलग अलग डिजाइन के मास्क मंगवाए ताकि वो सबसे बेस्ट मास्क चूज कर सके। ये बात वॉल्टर आइजैक्सन के अकॉर्डिंग है। वैसे अब बात करते हैं स्टे हंग्री स्टे फुलिश के बारे में। 1985 में एप्पल कंपनी में हो रही राजनीति के कारण स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी। ये एक सीन है मूवी के अंदर, जॉब्स मूवी है, उस मूवी में सीन है, मैं खुद लिटरली रो गया था उस सीन को देख कर। उतना इमोशनल सीन है। जब उन्होंने कंपनी छोड़ी तब उनके पास इतना पैसा था कि वे आराम से रिटायर होकर अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन स्टे हंग्री स्टे फुलिश की थिंकिंग की वजह से, इस सोच की वजह से वो रुके नहीं
और नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की कंपनी बना दी। स्टीव जॉब्स के निकालने के बाद एक तरफ एप्पल भारी लॉस में जा रही थी, मतलब उनसे एप्पल कंपनी संभली नहीं, वो उनसे हो नहीं पाया क्योंकि उनके पास कोई अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, एक विजनरी बंदा उनके पास में था नहीं। और दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स एप्पल से निकलकर दिन रात एक करके नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में लगे हुए थे। और कुछ साल बाद एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब्स को नेक्स्ट को खरीदने का ऑफर किया और फाइनली 1996 में स्टीव जॉब्स नेक्स्ट कंपनी के साथ साथ एप्पल में वापस चले गए और दुनिया को एक के बाद एक प्रोडक्ट्स दिए। अब बात करते हैं इनोवेशन की। स्टीव जॉब्स का मानना था कि अगर आप नए नए इनोवेशंस के थ्रू लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हो, आप आविष्कार कर रहे हो और लोगों की जरूरतें भी पूरी हो रही है, तो उनसे आप लोगों से पैसा निकलवा सकते हो, जरूरतें पूरी करके आप चाहो उतना कमा सकते हो। जब एप्पल स्टार्ट हुई तब पर्सनल कंप्यूटर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन एप्पल कंप्यूटर आने के बाद ही पीसी का ट्रेंड शुरू हो गया, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का ट्रेंड शुरू हो गया, हर कोई कंप्यूटर खरीदने लग गया। जॉब्स ने पीसी को इतने इनोवेटिव तरीके से डेवलप किया, इतना सस्ता बनाया कि हर कोई उसे खरीद सके और इतना आसान था वो, जिस तरह से ग्राफिक्स थे, जिस तरह से आइकन्स थे, फॉन्ट्स थी, इतना आसान था कि हर कोई चला सके। तो ये जो आसानी हुई है, ये जो हर कोई कंप्यूटर चला पा रहा है, उसमें स्टीव जॉब्स का भी हाथ है। जब लोग अपने साथ एक बड़ा सा वॉकमैन लेकर घूमते थे जिसमें मुश्किल से 10 सॉन्ग्स ही आते थे, उसी दौर में जॉब्स ने आईपॉड लॉन्च किया, जो दिखने में एक तो वॉकमैन से 5 गुना छोटा था और उसमें 1000 गाने तक आ जाते थे। मतलब वो लोगों के लिए एक मैजिक था। जब मार्केट में सीडी या डीवीडी का दौर चल रहा था, तब स्टीव जॉब्स ने आईट्यून्स लॉन्च किया और बड़े बड़े सिंगर्स के साथ में टाइप कर लिया ताकि लोग घर बैठे सॉन्ग्स को खरीद के डाउनलोड करके सुन सके। और आईफोन स्मार्टफोन के बारे में बात कर ही चुका हूं मैं। स्टीव जॉब्स की नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल को करने की सोच ने ही उन्हें सबसे महान एंटरप्रेन्योर बनाया है। कई लोगों का यह मानना है कि इनसे महान एंटरप्रेन्योर ना अब तक आया है और आगे शायद ही कोई ऐसा आएगा। जॉब्स ने कभी भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका सारा ध्यान अपने प्रोडक्ट को बेस्ट लेवल पर बनाने का होता था। शायद वे लोगों के इमोशंस और दिल को जीतने को ही मार्केटिंग मानते थे। अगर आप भी जिंदगी में बहुत बड़ा बनना चाहते हो तो आप किताबें पढ़ो यार। लोग रीडिंग नहीं करते हैं, मैं रीडिंग करता हूँ। सक्सेसफुल लोग रीडिंग करते हैं। अगर आपको एक बुक पढ़नी है जो बहुत हेल्प कर सकती है आपकी, जिस बुक के अंदर उन स्किल्स के बारे में बात कर रखी है जिनके बारे में बात स्कूल और कॉलेज में नहीं होती है, जिनके बारे में बात घरों में नहीं होती है। देखो, वीडियो का जमाना आया तो है, लेकिन किताब पढ़ना अलग ही होता है। तो अभी आपको मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ जिसका नाम है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती है। ये आसान हिंदी भाषा में है, छोटी किताब है एकदम। इस ई बुक की प्राइस कुल मित्र सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ ही वक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 रुपए कर दी है। इससे 20-30 गुना ज्यादा मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं।